द लास्ट ऑफ अस के सीजन 1 में जोएल मिलर को एक अकेले पिता के रूप में पेश किया गया है, जो अपनी किशोर बेटी सारा का पालन पोषण कर रहा है। जब उत्परिवर्तित कॉर्डिसेप्स का प्रकोप देश को तबाह करना शुरू कर देता है और सामान्य मनुष्यों को राक्षसों में बदल देता है, जोएल सारा और उसके भाई टॉमी के साथ भागता है। तब परिवार का सामना सैनिकों से होता है जो प्रकोप को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सारा को गोली लग जाती है और वह अपने पिता की बाहों में दुखद रूप से मर जाती है। 20 साल बाद मानव सभ्यता पूरी तरह से ढह गई है और दुनिया संक्रमित मनुष्यों से भर गई है। एक उदास जोएल अब बोस्टन में संघीय आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी के अवशेषों द्वारा संचालित एक सैन्य संगरोध क्षेत्र में रहता है। जोएल और उसका रोमांटिक साथी टेस आसपास की विभिन्न बस्तियों में बचे लोगों को अवैध तस्करी बेचते हुए तस्करों के रूप में काम करते हैं। जोएल अपने भाई टॉमी से फिर से मिलने के लिए व्योमिंग की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा है और हाल ही में उसने सभी संपर्क बंद कर दिए हैं। लेकिन रॉबर्ट नामक व्यक्ति से एक काम करने वाली कार की बैटरी खरीदने की कोशिश करते समय जोएल को धोखा दिया जाता है और बैटरी को फायरफ्लाइज नामक एक विद्रोही समूह को बेच दिया जाता है, जो बस्ती पर फेडरा के नियंत्रण का विरोध करता है। फिर जोएल फायरफ्लाइज की नेता मार्लिन से मिलता है, जो रॉबर्ट के साथ अपने सौदे के गलत होने पर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मार्लिन जोएल और टेस से अनुरोध करती है कि वे किशोर अजनबी एली को मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस ले जाएं। बदले में उन्हें व्योमिंग पहुंचने के लिए आवश्यक आपूर्ति मिल जाएगी। अनिच्छुक लेकिन हताश जोएल मार्लिन के सौदे से सहमत हो जाता है। जब जोएल और टेस एली को क्वारंटीन क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं तो उनका सामना एक सैनिक से होता है, जो मॉल को स्कैन करता है और पाता है कि एली संक्रमित है। जोएल को सारा की मौत की याद आती है और वह एली की जान बचाने के लिए सैनिक की बेरहमी से हत्या कर देता है। फिर एली बताती है कि उसे छोटी उम्र से ही मार्लिन ने पाला था और क्वारंटीन क्षेत्र के सैन्य स्कूल में भेजा था, लेकिन कुछ हफ्ते पहले उसे एक संक्रमित ने काट लिया था। चमत्कारिक रूप से उसका अपना संक्रमण अभी तक नहीं फैला है और इसलिए मार्लिन ने एली को फायरफ्लाई वैज्ञानिकों के पास पहुंचाने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि उसका अध्ययन करके एक ऐसा इलाज खोजा जा सकता है जो दुनिया को बचा सके। स्टेट हाउस की अपनी यात्रा के दौरान जोएल, टेस और एली पर अंधे क्लिकर्स के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो ध्वनि की ओर आकर्षित होते हैं। संघर्ष के बीच एली को काट लिया जाता है, लेकिन उसका घाव ठीक हो जाता है, जिससे उसकी प्रतिरक्षा साबित होती है। दुर्भाग्य से स्टेट हाउस पहुंचने पर समूह को पता चलता है कि सभी फायरफ्लाइज मारे जा चुके हैं और क्लिकर्स का एक झुंड उनके करीब आने लगा है। इसके बाद टेस बताती है कि उसे भी काटा गया है, जिसका मतलब है कि निश्चित मृत्यु, और इसलिए टेस जोएल के साथ भावनात्मक विदाई लेती है और उसे क्लिकर्स की भीड़ को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान करने से पहले एली की रक्षा करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद एक व्याकुल जोएल एली को अपने तस्कर दोस्तों बिल और फ्रैंक के पास ले जाने की योजना बनाता है। 20 साल पहले प्रकोप की शुरुआत में बिल ने अपने लिए एक परिसर बनाया था, जिसमें एक अच्छी तरह से रखा हुआ घर, कई दुकानें, एक इलेक्ट्रिक बाट और संक्रमित लोगों को उस तक पहुंचने से रोकने के लिए जाल की एक श्रृंखला शामिल थी। अपने निजी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के वर्षों के बाद फ्रैंक नामक एक अजनबी शरण लेने के लिए आया। इस अजनबी पर भरोसा करने में बिल के हिचकिचाने के बावजूद फ्रैंक ने बिल को जीवन की खुशियों को याद रखने और उनकी सराहना करने में मदद की, और जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और साथ में अपनी एक सुखद जिंदगी शुरू कर दी। इस दौरान फ्रैंक ने बिल को दूसरों के साथ ज्यादा खुला और भरोसेमंद होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वे अंततः जोएल और टेस से मिले और दोस्ती और साझेदारी बनाई। वर्तमान में फ्रैंक को एक अपक्षयी बीमारी हो गई है, जिसके कारण उसे अपनी सभी शारीरिक जरूरतों के लिए बिल पर निर्भर रहना पड़ता है। अब इस जीवन को और नहीं जीना चाहता फ्रैंक एक निजी और अंतरंग समारोह में बिल से शादी करके एक आखिरी दिन बिताना चाहता है। उसके बाद जहरीली शराब पीता है और साथ में आखिरी बार सोने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद जोएल और एली उस परिसर में पहुंचते हैं, जहां वे मृत प्रेमियों को पाते हैं और बिल ने अपनी सारी संपत्ति जोएल और टेस को दे दी है। जोएल अपने सभी प्रियजनों को खोकर भावनात्मक रूप से टूट जाता है, लेकिन वह बिल के ट्रक का उपयोग करके एली को टॉमी को खोजने के लिए व्योमिंग ले जाने का संकल्प लेता है, इस उम्मीद में कि वह एली को जीवित फायरफ्लाई वैज्ञानिकों तक पहुंचा सकता है। देश भर की अपनी यात्रा के दौरान जोएल दिल टूटने से कठोर हो गया है और किसी अन्य प्रियजन को खोने के डर से एली के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने से इनकार कर रहा है। कैंसस सिटी से यात्रा करते समय कैथलीन नामक एक महिला के नेतृत्व में डाकुओं के एक समूह द्वारा उन दोनों पर घात लगाकर हमला किया जाता है, जो सतर्कतापूर्वक जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही है। वह मुख्य रूप से हेनरी और उसके छोटे भाई सैम की तलाश कर रही है। हेनरी ने फेडरा को विद्रोही के बारे में बताकर गलती से कैथलीन के भाई को मरवा दिया था, जिसने बदले में सैम के लिए ल्यूकेमिया की दवा के बदले में उसे मार डाला। जोएल और एली कैथलीन के पकड़े जाने से बचने में कामयाब हो जाते हैं और शहर में छिप जाते हैं, जहां वे अंततः भाइयों से मिलते हैं। जोएल हेनरी और सैम को अपनी यात्रा पर साथ चलने की अनुमति देने के लिए सहमत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एली और सैम के बीच दोस्ती हो जाती है। कैथलीन और उसकी आर्मी बेरहमी से हेनरी का शिकार करती है और जब वे अंततः उसे पकड़ लेते हैं तो भूमिगत से संक्रमित लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जिससे व्यापक अराजकता फैल जाती है। डॉटर नामक एक विशाल संक्रमित व्यक्ति कैथलीन के दाहिने हाथ के आदमी को मार देता है, जबकि चाइल्ड क्लिकर कैथलीन को मार देता है।
जोएल, एली, हेनरी और सैम मिलिशिया और संक्रमित दोनों से बचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। दुर्भाग्य से भागने के दौरान सैम को काट लिया गया, जिसे एली ने इस उम्मीद में घाव पर अपना खून लगाकर गुप्त रखा कि इससे सैम ठीक हो जाएगा। दुख की बात है कि इससे सैम को बचाया नहीं जा सका और हेनरी को अपने भाई को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर वह मौत के मुंह में चला गया। 3 महीने बाद जोएल और एली आखिरकार व्योमिंग पहुंचते हैं, जहां वे टॉमी से फिर मिलते हैं, जो अब जैक्सन में एक संपन्न बस्ती में रह रहा है। वहां टॉमी जोएल को अपनी गर्भवती पत्नी मारिया से मिलवाता है। गुप्त रूप से जोएल टॉमी से एली को उसके बिना फायरफ्लाई लैब में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि जोएल को लगता है कि वह एक अच्छा या योग्य रक्षक नहीं है। हालांकि टॉमी सहमत है कि एली इस बात से व्याकुल है कि जोएल उसे छोड़ रहा है, जबकि जोएल का तर्क है कि उसकी कोई वास्तविक जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वह उसकी बेटी नहीं है और वह उसका पिता नहीं है। लेकिन उस रात जोएल को एहसास होता है कि सारा के लिए उचित रूप से शोक न करने की वजह से एली के साथ उसके बंधन पर असर पड़ा है और आखिरकार वह उसके साथ अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही जोएल आखिरकार एली के प्रति अपनी पितृत्व भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार होता है, वैसे ही हमलावरों के एक समूह द्वारा जोड़ी पर हमला किया जाता है, जो जोएल को घातक रूप से घायल कर देते हैं। एली ने अपने रक्षक जोएल के लिए एक गहरा प्यार विकसित किया है और उसे मरने से मना कर दिया है, और इसलिए एली जोएल की रक्षक बनने के लिए आगे आती है और उसे स्वस्थ होने में मदद करती है। हिरण का शिकार करते समय एली का सामना डेविड और जेम्स नामक अजनबियों से होता है, जो जोएल के संक्रमित घाव को ठीक करने के लिए उससे पेनिसिलिन का सौदा करते हैं। बदले में हिरण को अपने छोटे से बचे हुए समुदाय को खिलाने के लिए देते हैं। दुर्भाग्य से जब एली जोएल को पेनिसिलिन देती है तो उसे पता चलता है कि जोएल ने जिन हमलावरों को मारा था वे वास्तव में डेविड के समुदाय के सदस्य थे, जो अब बदला लेना चाहते हैं। जोएल की रक्षा करने और उसके स्थान को गुप्त रखने के लिए एली समूह को भटकाती है, इससे पहले कि अंततः वे उसे पकड़ लें। जेल में डेविड एली के सामने कबूल करता है कि उसके समुदाय को जीवित रहने के लिए नरभक्षण की ओर मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जब डेविड और जेम्स अपने लोगों को खिलाने के लिए उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं तो एली उनसे लड़ती है और उन दोनों को मार देती है, लेकिन खुद को गंभीर रूप से आघात पहुंचाती है। फिर जोएल उसे बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचता है, लेकिन एली को उसके द्वारा सहे गए भयावह अनुभवों से इस तरह सांत्वना देता है जैसे कि वह उसकी अपनी बेटी हो। जैसे जैसे सीजन समाप्त होता है, जोएल जैक्सन लौटने और टॉमी और मारिया के साथ एक परिवार के रूप में एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने मिशन को छोड़ने पर विचार करता है। लेकिन एली अपने मिशन को अंत तक पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आखिरकार जोड़ी का सामना फायरफ्लाइज से होता है, जो उन्हें साल्ट लेक सिटी में अपनी गुप्त प्रयोगशाला में ले जाती है। वहां जोएल मार्लिन से फिर से मिलता है, जो बताती है कि एली की मां को प्रसव के दौरान काट लिया गया था और संक्रमित कर दिया गया था, जिससे नवजात एली के मस्तिष्क पर कॉर्डिसेप्स बढ़ गया था, जिसने किसी तरह से उसके अंदर प्रतिरक्षा पैदा कर दी थी। और तभी जोएल को पता चलता है कि फायरफ्लाइज कॉर्डिसेप्स का अध्ययन करने के लिए एली के मस्तिष्क को काटने का इरादा रखते हैं, जिससे वह मर जाती है। एक और बेटी को मरने देने से इनकार करते हुए जोएल अस्पताल में घुस जाता है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता है। जब एली पर ऑपरेशन करने का प्रयास करने वाला सर्जन संभावित रूप से दुनिया को बचाने वाले प्रयोग को छोड़ने से इनकार करता है, तो जोएल बेहोश एली को लेकर भागने से पहले उसे गोली मार देता है। मार्लिन जोएल को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उसे बेरहमी से मार देता है कि एली के रहस्य को जानने वाला कोई भी जीवित न बचे। जब एली अपने एनेस्थीसिया से जागती है तो जोएल उससे झूठ बोलता है कि फायरफ्लाइज ने अन्य प्रतिरक्षा वाले लोगों को ढूंढ लिया था, लेकिन पाया कि इलाज विकसित करना असंभव था। और अब जोएल को अपने पिता के रूप में पूरी तरह से देखते हुए एली उस पर विश्वास करना चुनती है और उनकी यात्रा जारी रहती है।